अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं और परीक्षा से बहुत ही भयभीत हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके सामने परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। यदि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और क्योंकि वीडियो के अंत में इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जाएंगे। बड़े आराम से इसको देखिए, बहुत ही आराम के साथ इसको देखिए कि इसमें किन किन चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। यह है इंग्लिश ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर सेकेंड है, और कोर्स टाइटल रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री। आपको ये लिखना रहता है पेपर पर, कॉपी पर, एग्जामिनेशन की कॉपी पर लिखना रहता है। और ये देखिए यूनिट 7 है, और यूनिट 7 में आपको 3 पोएम्स पढ़नी है। इसमें सबसे पहली है द लव सॉन्ग ऑफ जे आल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, और दूसरी पोएम है W.B. Yeats की द लेक आइल ऑफ इनिस्फरी। तीसरी पोएम है फिलिप लार्किन की चर्च गोइंग। ये 3 पोएम पढ़नी है। आज हम इसको अध्ययन करेंगे। द लव सॉन्ग ऑफ जे आल्फ्रेड प्रूफ्रॉक बाय T.S. Eliot। ये एक बहुत शानदार पोएम है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा T.S. Eliot के जीवन के बारे में जान लेते हैं कि T.S. Eliot कौन थे और कहाँ तक इनका सिस्टम था, क्या थे, कितनी पोएम्स इन्होंने लिखी है। सबसे पहले ये जानिए कि T.S. Eliot जो है 1888 से 1965 तक थे। ये आगे देखिए, इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इनका पूरा T.S. Eliot का पूरा नाम था थॉमस स्टीनर्स इलियट। वॉज बोर्न इन 1888, 1888 में पैदा हुए थे इन अमेरिका, बट लेटर सेटल्ड इन इंग्लैंड, और लेकिन बाद में वो इंग्लैंड में चले गए थे, एंड बिकम अ ब्रिटिश सिटीजन, और ब्रिटिश सिटीजन बन गए थे ये। आगे है ही ग्रू अप इन अ हाईली इंटेलेक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट। वो एक इंटेलेक्चुअल और हाईली डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट में वो ग्रू अप हुए थे, पले बढ़े थे। विच गेव हिम अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक ग्राउंडिंग इन फिलोसफी एंड लिटरेचर। जिसको जो है जब भी कोई आदमी एक पढ़े लिखे शहर में जाता है तो वहाँ पे उनको इन सारी चीज़ों की चीज़ें मिल जाती है, और उनको भी जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला था, एक ऐसा वातावरण मिला था जिसने उनको स्ट्रॉन्ग एकेडमिक ग्राउंड प्रस्तुत किया था, और एक फिलोसफिकल और लिटरेरी थॉट्स उनको प्रस्तुत किया था। Eliot lived through a period of immense social and cultural upheavals including the industrialization and 2 world wars। देखिए, सबसे पहली चीज ये है, इलियट की जो जीवन था वो किस तरीके से शुरू होता है कि इलियट जो है वो तो हुए थे, पालन पोषण हुआ था उनका, और दूसरी चीज ये होती है कि वो उस पीरियड में वो जीवन अपना यापन किए थे, पीरियड ऑफ इमेंस, विशाल या जो है असीम, अपार सोशल एंड कल्चरल अपहेवल्स, यानी कि उथल पुथल, एक बहुत भारी, मतलब कि ऐसा उथल पुथल था, क्रांति थी जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। और वो क्यों था? इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी 2 वर्ल्ड वॉर थी। एक 1914 में हुई थी, एक 1936 में हुई थी। तो ये जो है वर्ल्ड वॉर भी उन्होंने फेस किया था, जो उनके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। आगे देखिए, दीज एक्सपीरियंस डीपली शेप्ड हिज विजन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल एम्पैथी एंड फ्रेगमेंटेड। देखिए, ये जो चीज उनके अंदर आई थी कि ये जो उन्होंने देखा था, 2 वर्ल्ड वॉर देखे थे, और भी बहुत सी चीजें आई थी उनके जीवन में, ये डीपली शेप्ड, उनको एक आकार दिया था उनके विजन को ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन था, नई जो सिविलाइजेशन थी, नई सभ्यता थी, और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। देखिए, आध्यात्मिक रूप से आदमी एम्प्टी था, उसके अंदर कोई आध्यात्म नहीं था, वो बिल्कुल खाली था, अर्थात धर्म की चीजों से वो बिल्कुल दूर होता जा रहा था। एंड फ्रेगमेंटेड, और उससे बटा हुआ था, खंडित था। उसके अंदर तो एक आध्यात्मिक एम्प्टीनेस थी, और वो भी विखंडित थी, अर्थात टूटी पड़ी थी। जो उसके अंदर आध्यात्म था, जो धर्म से लगाव था, वो तो बर्बाद हो ही गया था, खाली हो ही गया था। खाली होने के बाद भी वो टूटा फूटा पड़ा हुआ था। आगे देखिए क्या कहते हैं, इलियट बिलोंग टू अ मॉडर्न एज।
इलियट एक आधुनिक युग से संबंध रखते हैं। अ लिटरेरी पीरियड, और वो एक लिटरेरी पीरियड था कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सपेरिमेंटेशन, और इसका कैरेक्टर जो था वो एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा था, अर्थात नई नई चीजों की खोज हो रही थी। कॉम्प्लेक्सिटी का समय था, जटिलता का समय था। एंड द ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल फॉर्म्स, और जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स था उसको तोड़ा भी जा रहा था, यानी कि जो चीजें उनके अंदर चल रही थी, जो ट्रेडिशन थी, उनके रूप को भी बिखर रहा था। वो रूप जो था, जो ट्रेडिशन थी, उसको भी जो है तोड़ा मरोड़ा जा रहा था, उसको भी जो है निगलेक्ट किया जा रहा था। आगे देखिए, मॉडर्न पोएट्री रिफ्लेक्ट्स द कंफ्यूजन, डिसइल्यूजनमेंट एंड लॉस ऑफ वैल्यू इन द मॉडर्न लाइफ। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये मॉडर्न पोएट्री थी वो रिफ्लेक्ट करती है, प्रदर्शित करती है, प्रतिबिंबित करती है कंफ्यूजन को। सबसे पहला जो इसका ये कंफ्यूजन करती है, डिसइल्यूजनमेंट, ये निराशा को शो करती है, एंड लॉस ऑफ वैल्यूज, जो लोगों की पुरानी वैल्यूज थी उसको भी ये प्रस्तुत करती है इन अ मॉडर्न लाइफ। इस आधुनिक जीवन में ये सारी चीजें समाप्त हो चुकी थी। मॉडर्न लाइफ एक अलग तरीके का जीवन था। आज भी हम भारतीय लोग उसी जो है मॉडर्न लाइफ की अंधाधुंध नकल करते हैं, और उस नकल में हमारा जो अपनी ट्रेडिशनल परंपराएं हैं हम उसको जो भूलते चले जा रहे हैं, और हमारी जो ट्रेडिशनल परंपराएं हैं, जो हमारी पुरानी परंपरा है, हम उस परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। वही बात इसमें भी कह रहे हैं। द मेजर थीम ऑफ इलियट्स पोएट्री, मेजर जो इलियट की पोएट्री की बड़ी थीम होती है, मेजर थीम होती है, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल बैरननेस, जो एक आध्यात्मिक बैरननेस है। बैरननेस यहाँ पर है दरिद्रता, आदमी के आध्यात्मिक दरिद्र हो गया है ना, ये एकदम बिल्कुल उसके अंदर कोई चीज है ही नहीं। तो इसको जो है बैरननेस के कई माने होते हैं, मैं यहाँ पे दरिद्रता बता रहा हूँ, वैसे इसका अर्थ होता है कमी होती है, बाँझपन होता है। मैं यहाँ शब्द इसके लिए प्रयोग कर रहा हूँ स्पिरिचुअल बैरननेस, माने आध्यात्मिक दरिद्र हो गया था आदमी, और उसके अंदर हो गया था एलाइनेशन हो गया था, अर्थात अलगाव हो गया था। लॉस ऑफ फेथ, विश्वास की कमी हो गई थी। डिके ऑफ कल्चर, अपने कल्चर का जो है डिके हो गया था, बर्बाद हो गया था। एंड सर्च फॉर मीनिंग इन अ ब्रोकन वर्ल्ड, और फिर वो इस ब्रोकन, इस टूटे फूटी दुनिया में वो एक नए अर्थ की तलाश में था जो कभी मिलने वाला नहीं है। ये जान लीजिए कि जब हम अपने आध्यात्मिक और अपने कल्चरल सिस्टम से दूर हो जाएंगे और सोचेंगे कि हमें फिर से एक वो दुनिया मिल जाए जो हमारी हितैषी दुनिया हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये मेरा चैलेंज है। आगे देखिए, ब्रोकन वर्ड की बात आई थी यहाँ पे। ही एम्प्लॉयड मिथ, symbolism, illusion and the fragmented structure to the reflect the fractured modern mind। ये क्या कहता है? He employed, वो कोशिश करता है, वो प्रयोग करता है मिथ के माने मिथक को, सिंबोलिज्म के मिथक को शो करता है, इल्यूजन वो संकेत करता है, इशारा करता है, एंड फ्रेगमेंटेड जो खंडित जो स्ट्रक्चर है, टू रिफ्लेक्ट क्या है, एक सेकेंड, फ्रैक्चर्ड मॉडर्न माइंड स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट द फ्रैक्चर्ड मॉडर्न माइंड। मिथ, सिंबोलिज्म, इल्यूजन एंड द फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर टू रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्ट नहीं भाई, टू रिफ्लेक्ट द फ्रैक्चर्ड मॉडर्न माइंड। और ये रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है, प्रतिबिंबित करता है किसको? द फ्रैक्चर जानते हैं, फ्रैक्चर बोला जाता है। ये फ्रैक्चर जो होता है, ये टूटा हुआ, ये मॉडर्न माइंड, हमारा जो मॉडर्न माइंड है ये फ्रैक्चर हो चुका है, और इन सारी चीजों में वो अपनी एक जो है प्रयोग करता है, एक नियुक्ति करता है। और किस चीज को प्रयोग करता है? कि हमें एक अच्छी सी दुनिया मिल जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल, आई ऑलरेडी हैव बीन सेड। आगे देखिए ये क्या कहते हैं, इलियट्स इंपॉर्टेंस लाइज इन रिवोल्यूशनाइजिंग द मॉडर्न पोएट्री। वो सबसे इसकी इलियट की जो इंपॉर्टेंस जो पाई जाती है वो ये है कि रिवोल्यूशनाइजेशन, वो एक क्रांति लाता है मॉडर्न पोएट्री में। ये सबसे इंपॉर्टेंट उसकी चीज है। ही ट्रांसफॉर्म पोएटिक लैंग्वेज एंड टेक्निक एंड इन्फ्लुएंस almost
एवरी मॉडर्न पोएट आफ्टर हिम। और क्या कहता है, वो ट्रांसफॉर्म कर देता है पोएटिक लैंग्वेज को एंड टेक्निक को, एंड इन्फ्लुएंस और प्रभावित कर देता है ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न पोएट आफ्टर हिम। उसके बाद जितने भी पोएट आते हैं उन सबको प्रभावित कर देता है, जितने भी जो पोएट हैं वो उसकी पोएम से प्रभावित होते हैं। उसके कुछ मोस्ट फेमस वर्क हैं, जैसे द लव सॉन्ग ऑफ द अल्फ्रेड टेनिसन है, द वेस्टलैंड है, फोर क्वार्टेट्स है, ये फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल मेडिटेशन है, और ये स्पिरिचुअल कोलैप्स है, मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में है। अल्फ्रेड, ये जो हमने अभी जो पोएम पढ़ी है, ये 3 पोएम का मैंने वर्णन किया है, वैसे और भी बहुत ज़्यादा इसकी पोएम्स हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, मैंने केवल यहाँ पे 3 का वर्णन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इस पोएम का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पोएम में वो क्या कह रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पोएम का इंट्रोडक्शन क्या है इसको देख लेते हैं, आराम से देख लेते हैं। टी.एस. इलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुरफ्रोक, ये जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुरफ्रोक का है, इज अ मॉडर्निस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये एक मॉडर्निस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है, पोर्ट्रेइंग साइकोलॉजिकल पैरालिसिस एंड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस इन द मॉडर्न अर्बन लाइफ। ये जो क्या करता है कि ये एक पोर्ट्रेइंग कर रहा है साइकोलॉजिकल और पैरालिसिस। ये जो पैरालिसिस कहते हैं उसको जैसे जब लकवा लग जाता है, पैरालिसिस एंड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है उसके अंदर इन मॉडर्न अर्बन लाइफ थ्रू पुरफ्रोक। ये पुरफ्रोक के थ्रू ये क्या करते हैं, शो करते हैं फ्रैगमेंटेड थॉट्स, जो फ्रैगमेंटेड थॉट्स हैं, जो तितर बितर थॉट्स हैं, उसको ये शो करते हैं इसमें। और किसको, फ्रैगमेंटेड थॉट्स को शो करते हैं। इलियट डिपिक्ट्स एलाइनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो उसके एलाइनेशन को इसमें वर्णन करते हैं, सेल्फ डाउट का वर्णन करते हैं एंड फियर ऑफ एक्शन का वर्णन करते हैं। द पोएम रिफ्लेक्ट्स मॉडर्न डिसइल्यूजनमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये मॉडर्न डिसइल्यूजनमेंट को ये प्रस्तुत करती है। ये जो आधुनिकता की जो निराशा है उसको प्रस्तुत करती है, हर आदमी निराश है। और क्या है, लॉस ऑफ मीनिंग, इसमें दूसरी चीज रहती है लॉस ऑफ मीनिंग एंड इमोशनल आइसोलेशन, और वो इमोशनल जो है भावनात्मक रूप से आइसोलेट हो गया है इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में सोसाइटी shaped by industrialization and the intellectual skepticism। ये दूसरी चीजें आती हैं कि वो एक ये जो ऐसी सोसाइटी को आकार दे दिया गया है, किसके द्वारा, बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री ने इसको एक ऐसा जो आकार दिया है इस समाज को कि सब लोग बट गए हैं, सब लोग अलग अलग हो गए हैं। और क्या कह रहा है इसमें, एंड इंटेलेक्चुअल स्केप्टिसिज्म, और इसके अंदर एक अविश्वास की भावना भी पैदा हो गई है। आगे चलिए हम थीम के बारे में थीम ज़्यादा जान लेते हैं कि इस पोएम की थीम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें थीम को भी मैंने प्रस्तुत किया है बहुत आराम से। हाँ, हालांकि कुछ जो है शब्द इसमें आपको समझने पड़ेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसकी मीनिंग पर, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक पोएम समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए देखते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुरफ्रोक is a modern man's emotional paralysis and inability to act। ये क्या कहता है कि जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुरफ्रोक का है, ये एक मॉडर्न मैंस इमोशनल पैरालिसिस है। एक जो है इमोशनल वे से वो पैरालिसिस हो गया है, अर्थात लकवाग्रस्त हो गया है, मतलब वो लकवा नहीं हुआ बल्कि वो इमोशनल पैरालिसिस है। एंड इनएबिलिटी टू एक्ट, और उसके अंदर अयोग्यता आ गई है किसी काम को करने की, अर्थात वो अपना जो काम करना चाहता है वो काम को करने की उसके अंदर अब योग्यता नहीं बची हुई है। पुरफ्रोक represent the fragmented modern individual trapped between the desire and the fear। ये जो है पुरफ्रोक के माध्यम से वो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं फ्रैगमेंटेड, खंडित मॉडर्न इंडिविजुअल्स। कोई मॉडर्न इंडिविजुअल्स अर्थात व्यक्ति है तो वो उसके खंडित जो है सिस्टम को शो कर रहे हैं, जो ट्रैप्ड, फंसा हुआ है बिटवीन डिजायर, इच्छाओं में, एंड फियर और भय में। उसकी इच्छाएं भी हैं और भय भी है, इन्हीं चीजों में वो फंसा हुआ है। आगे देखिए वो कहते हैं फिर he longs for connection and love but is
crippled by self consciousness, social anxiety and fear for rejection, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। वो क्या कहता है, he longs for connection, वो जो लॉन्ग्स करता है, वो चाह है उसकी, लॉन्ग से माने चाह होना, बहुत ज्यादा लालसा होना किसी वस्तु के लिए, उसके अंदर चाह है फॉर कनेक्शन, कि कनेक्शन हो जाए, एंड लव, प्यार, वो प्यार तलाश कर रहा है, किसी से कनेक्शन बनाना चाहता है, बट इस क्रिपिल, वो जो क्या कर रहा है, वो क्रिपिल कर रहा है, और ये जैसे विकलांग कह लीजिए या ऐसे कह लीजिए कि वो रेंग रहा है बाय सेल्फ, किस तरीके से, बाय सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से वो उस पर क्रिपिल कर रहा है, अर्थात आगे बढ़ रहा है। सोशल एंजाइटी है, उसकी सामाजिक चिंता है, एंड फियर ऑफ रिजेक्शन है, उसको ये भी है कहीं मैं रिजेक्ट न कर दिया जाऊं। इन सारी चीजों को वो जो है सोच करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जो उसके आगे बढ़ने की जो स्थिति है वो क्रिपिल है, अर्थात बहुत ही स्लो है, वो उसमें जो है उसके अंदर स्ट्रांगनेस नहीं है कि मैं अपनी बात को आगे कह सकूं। आगे देखिए क्या कहता है, द पोएम एक्सप्लोर, और दूसरी चीज जो पोएम एक्सप्लोर करती है, एलाइनेशन इन अर्बन सोसाइटी, जो अर्बन सोसाइटी है उसको ये शो करता है, किसको, एलाइनेशन को, अर्थात जो है अलगाव को। कौन सी, नगरीय सोसाइटी, अर्बन मीन्स नगरीय, नगर में जो लोग, आप सब लोग अपने अपने में पड़े हुए हैं, उसी को ये शो कर रहा है। Where human relationship are superficial and mechanical, जहां पर मानवीय रिलेशनशिप जो है ना वो सुपरफिशियल है, वो दिखावटी है, और मैकेनिकल है, अर्थात जैसे लगता है कि उसे मशीन से बनाया गया है। And mechanical. Eliot also examines the loss of spiritual certainty, और इलियट इसी का एग्जामिन करता है, उसका मूल्यांकन करता है कि ये आध्यात्मिक सर्टेनिटी कैसे लॉस हो गई, ये इस पर वो रिसर्च कर रहा है, एग्जामिन, मूल्यांकन कर रहा है। रिप्लेसिंग फेथ विद डाउट, वो रिप्लेस कर रहा है फेथ को विद डाउट, डाउट के साथ फेथ को रिप्लेस कर रहा है। एंड इंटेलेक्चुअल स्केप्टिसिज्म, और जो इंटेलेक्चुअल स्केप्टिसिज्म है उसको भी वो प्रस्तुत कर रहा है कि वो किस तरीके से इंटेलेक्चुअल स्केप्टिसिज्म को किस तरीके से वो हरा सकता है, किस तरीके से वो परेशान कर सकता है, किस तरीके, सॉरी यहाँ पे शब्द परेशान निकल गया, वो किस तरीके से उससे बच सकता है। ये इसमें बात बताई जा रही है कि वो दो तीन बातों को बात कर रहा है, वो एग्जामिन करता है, मूल्यांकन करता है कि किस तरीके से जो है आध्यात्मिक सर्टेनिटी को हटा दिया गया है, उसकी जगह पर उसको ला करके रख रहा है फेथ विद डाउट, अपने फेथ को डाउट के साथ ला करके उसको रिप्लेस कर रहा है। और इंटेलेक्चुअल स्केप्टिसिज्म, और जो है उसकी जो स्केप्टिसिज्म कर रहा है वो इंटेलेक्चुअल फॉर्म से वो स्केप कर रहा है, ये बात इसमें वो शो कर रहा है। आगे क्या देखिए क्या कह रहा है, टाइम बिकम्स ऑप्रेसिव रादर देन लिबरेटिंग, सिंबलाइजिंग एंडलेस पोस्टपोनमेंट है, सॉरी। ये देखिए इसमें सारी चीज आती हैं, टाइम बिकम्स ऑप्रेसिव, टाइम जो होता है ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसके अंदर टाइम के अंदर एक चीज आ जाती है, ऑप्रेसिव होता है। टाइम जो है, समय जो होता है ना वो दमनकारी होता है, रादर देन लिबरेटिंग, ये लिबरल नहीं होता है, ये विनम्र नहीं होता है, ये सिंबलाइज करता है एंडलेस पोस्टपोनमेंट, यानी हटा देना। पोस्टपोन के माने होता है स्थगन कर देना कुछ समय के लिए। ये सारी चीजों को ये समय दिखाता है कि ये जो समय जो है ये किसी चीज को ऐसे रूप में दिखा रहा है कि ये किसी चीज को कुछ देर के लिए वो स्थगन कर देता है, कुछ दूर कर देता है। आगे देखिए, थ्रू आयरनी, वो अव्यंग्य के रूप में, सिंबोलिज्म एंड अल्यूजन, ये इन चीजों के थ्रू इलियट पोर्ट्रेज अ वर्ल्ड, इलियट एक चित्रित करता है एक दुनिया की लैकिंग हीरोइक पर्पस, और वो जो है जो उसकी जो हीरोइक पर्पस जो होता है उसकी जो है कमी को वो शो कर रहा है। प्योरफ्रेक्स फ्लोर टू एक्ट रिफ्लेक्ट्स, प्योरफ्रेक्स की जो एक्ट फ्लोर है टू एक्ट reflects the modern crisis of the identity where individuals feel insignificant, disconnected and unable to communicate meaningfully।
ये देखिए एक चीज यहाँ पे एक और बात इलियट कह रहा है कि पोर्ट्रेज अ वर्ल्ड। इलियट क्या करता है, इलियट एक ऐसी दुनिया को के सामने ऐसी दुनिया को ला करके सामने रख रहा है, और वो क्या है, इस वर्ड को ला रहा है, ऐसी दुनिया को ला करके प्रस्तुत कर रहा है जिसके अंदर कमी है, किस चीज की, हीरोइक पर्पस की कमी है। और जो है वहीं पर प्योरफ्रोक को शो कर रहा है, किस तरीके से प्योरफ्रोक को शो कर रहा है कि वो फेल्योर हो जा रहा है किसमें, टू एक्ट रिफ्लेक्ट द मॉडर्न क्राइसिस। वो रिफ्लेक्ट करता है मॉडर्न क्राइसिस की, जो मॉडर्न संकट है ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का जो संकट है उसको भी प्योरफ्रोक के थ्रू वो शो कर रहा है। वेयर इंडिविजुअल्स फील, जहां पे कोई फील कर रहा है इनसिग्निफिकेंट, अपने को महत्वहीन फील कर रहा है, और डिसकनेक्टेड फील कर रहा है, अर्थात किसी से उसका जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, एंड अनेबल टू कम्युनिकेट, और अयोग्य है किसी से बात करने के लिए मीनिंगफुली, कि वो किसी से मीनिंगफुल तरीके से वो बात कर ले। आगे देखिए क्या इसमें कहता है, द पोएम क्रिटिक, पोएम में वो क्रिटिसाइज करता है मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी को वो क्रिटिसाइज करता है। स्टेबिलिटी के माने होता है असमर्थता को वो शो कर रहा है। और आगे क्या कर रहा है, रिवीलिंग द ट्रेजिक इनर लाइफ हिडन बिनेथ पोलाइट सोशल रिचुअल्स एंड द इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन। और क्या कर रहा है, रिवीलिंग, ये भी जो ओपन कर रहा है द ट्रेजिक इनर लाइफ, ये जो ट्रेजिक इनर लाइफ है उसको ये शो कर रहा है, हिडन, वो छुपी हुई है, बिनित किसके अंदर, पोलाइट सोशल रिचुअल्स, जो पोलाइट है, विनम्र जो है सामाजिक रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, एंड इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन, लोग बड़ी चालाकी से बात करते हैं, उन सारी चीजों में ये जो है उसकी जो इमोशंस हैं वो सब छुपे हुए रहते हैं, इसकी भी बात कर रहा है। आइए सा समरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द लव सॉन्ग ऑफ जे ऑल्फ्रेड प्योरफ्रोक, ये जो लव सॉन्ग ऑल्फ्रेड प्योरफ्रोक का है, प्रेजेंट्स द इनर मोनोलॉग, ये एक इनर मोनोलॉग है और प्योरफ्रोक, ये प्योरफ्रोक का ये इनर मोनोलॉग है। और क्या कहता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, कि अ मिडिल एज्ड मैन wandering through a modern city while reflecting on his emotional inadequacy। ये क्या कह रहा है कि ये एक मॉडर्न मैन है जो वॉन्डरिंग कर रहा है, भटक रहा है मॉडर्न सिटी में, वाइल रिफ्लेक्टिंग, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है ऑन हिज इमोशनल इनएडुकेसी, वो अपनी इनएडुकेसी की, अर्थात आत्मविश्वासहीनता की, इनएडुकेसी के माने उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, उसी को जो इमोशनल इनएडुकेसी है उसी को ये प्रस्तुत कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। आगे देखिए, द पोएम ओपन्स विद एन इनविटेशन टू अकम्पनी हिम थ्रू हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स एस्टेब्लिशिंग अ ड्रीम लाइक फ्रेगमेंटेड एटमॉस्फेयर। ध्यान दीजिएगा, पोएम कहां से खुलती है, पोएम जो है यहां से खुलती है कि ओपन्स विद इनविटेशन, उसको एक इनविटेशन मिलता है, टू अ कंपनी, साथ देने का, हिम किससे, थोड़ा हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट, हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट से उसको एक ये मिलता है, इनविटेशन मिलता है, और जो इस्टेब्लिश करता है ए ड्रीम लाइक, वो उसे स्वप्न जैसा लगता है। जब उसे कोई इनविटेशन मिलता है तो उसे स्वप्न जैसा लगता है कि मुझे क्यों बुलाया गया है। और फ्रेगमेंटेड एटमॉस्फेयर, फ्रेगमेंटेड मतलब विखंडित जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में वो सोचता है। ये सारी चीजें यहीं से शुरू होती है। आगे देखिए, द अर्बन लैंडस्केप मिरर्स, ये जो अर्बन जो शहरी लैंडस्केप है, अर्थात जो शहर का वातावरण है, मिरर्स वो प्रतिबिंबित करता है प्योरफ्रोक्स मेंटल स्टेट, जो शहर का वातावरण है, यहाँ मैं लैंडस्केप के माने वातावरण बता रहा हूँ जहाँ वो रहता है उस जमीन को, अर्थात वातावरण को, कि प्योरफ्रोक्स मेंटल स्टेट कंफ्यूज्ड, और जो उसका स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड जो है उसको शो कर रहा है। और क्या कहता है, स्टेरिल, उसकी दूसरी चीज है स्टेरिल को भी बता रहा है, जो उसके अंदर जो है एक अविश्वास की भावना चल रही उसको भी बता रहा है, एंड डिसकनेक्टेड, और जो है अलगाव की भावना भी उसके अंदर चल रही है। ये सारी चीजें उसमें शो की जा रही हैं। प्योरफ्रोक
रिपीटेडली पोस्टपोन्स एक्शन, वो जो है क्या कहता है कि वो बार बार अपने एक्शन को पोस्टपोन कर दे रहा है। और रीअश्योरिंग, उसके अंदर रीअश्योर है, वो क्या चीज वो कहता है कि वो उसके अंदर जो है रीअश्योरिंग कर रहा है, अर्थात उसके अंदर जो है आश्वासन नहीं है, रीअश्योरिंग कर रहा है हिमसेल्फ, खुद को, जैसे उसके अंदर आश्वासन नहीं है कि ये काम हो जाएगा, लेकिन वो बार बार अपने आप को आश्वासन दे रहा है हिमसेल्फ दैट देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम, कि उसका भी एक समय आएगा। वो बार बार अपने आप को जो है विश्वास दिला रहा है कि अपना समय आएगा। ही डिजायर्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग, और वो उसकी इच्छा है कि वो अपनी फीलिंग, जो उसकी फीलिंग है वो उसको एक्सप्रेस करे, पॉसिबली टू अ वुमन, जो अगर संभव हो तो वो एक औरत के सामने अपनी जो है फीलिंग को प्रस्तुत करे, उसकी ये डिजायर है, उसकी ये इच्छा है। बट हिज फीलिंग पॉसिबली टू अ वुमन बट फियर्स जजमेंट एंड ह्यूमिलिएशन, लेकिन वो डरता है किससे? जजमेंट से। और किससे? किससे डरता है? दो चीजों से। वो जो है वो तो ये चाहता है कि वो एक औरत के सामने अपने फीलिंग को प्रस्तुत करे, लेकिन वो डर रहा है किस चीज से? अपनी जो है, जो उसकी डिजायर है उसको ह्यूमिलिएशन से, जजमेंट एंड ह्यूमिलिएशन, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको गलत जज किया जाए और उसका अपमान कर दिया जाए। वो इस चीज से हमेशा डरता है। वो अब चाहता है कि मैं किसी औरत के सामने अपने प्रेम भाव को प्रस्तुत करूं, लेकिन वो हमेशा डर में रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए और उसको जो है उसका निरादर हो जाए, उसको अपमानित कर दिया जाए। लेकिन होता क्या है? हिज ऑब्सेशन विद अपीयरेंस, एजिंग एंड ट्राइवियल डिटेल्स रिफ्लेक्ट्स डीप इनसिक्योरिटी। क्या कहता है? लेकिन उसकी जो सनक है ना, वो क्या करती है? उसकी एक सनक है, वो क्या चाहता है? विद द अपीयरेंस, अपनी अपीयरेंस के लिए, एजिंग के लिए, जो उसकी एज है वो अपीयर हो रही है, और ट्राइवियल, वो जो है मामूली है, महत्वहीन है, डिटेल्स रिफ्लेक्ट्स डीप इनसिक्योरिटी, वही जो उसकी जो सनक है वो उसको जो शो कर रही है, जो उसका जो व्यक्तिगत अपीयरेंस है वो उसको जो है हमेशा जो है रोक देता है उसकी बात को कहने के लिए, वही उसको इनसिक्योरिटी देता है, वही अविश्वास की भावना उसके अंदर जगा देता है। आगे देखिए, ही इमेजिन्स सोशल गैदरिंग्स, वो इमेजिन करता है एक सोशल गैदरिंग की, वेयर वीमेन डिस्कस आर्ट मैकेनिकली reinforcing his sense of the insignificance। अब वो क्या करता है? जब वो इन चीज़ों से उसकी अपनी जो उसका जो अपीयरेंस है उससे वो ज़्यादा भयभीत है या डरा हुआ है कि कहीं वो रिजेक्ट न कर दिया जाए, तो क्या करता है? वो एक इमेजिन कर लेता है कि सोशल गैदरिंग, जहाँ पर एक सामाजिक गैदरिंग है, जहाँ पे लोग ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पे औरतें डिस्कस कर रही हैं आर्ट मैकेनिकली, जहाँ पे लोग आर्ट मैकेनिकली अर्थात जो बनावटी बातों को वो लोग प्रस्तुत कर रही हैं, रीइंफोर्सिंग कर रही हैं हिज सेंस ऑफ इनसिग्निफिकेंस, उसके महत्वहीनता को भी वो जो है वहाँ पे रीइंफोर्स कर रही हैं, उसको बता रही हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही है। वो एक अपने अंदर भावना पैदा करता है कि कोई सोचता है कि कोई ऐसी गैदरिंग है जहाँ पे औरतें जो है आर्टिफिशियल बात का वर्णन कर रही हैं और उसके महत्व को समाप्त कर रही हैं, उसके महत्व को जो है कम करके आंक रही हैं। ये बात ये कह रहा है यहाँ पर। आगे देखिए, इलियट यूजेस पावरफुल इमेजरी। यहाँ पर एक इलियट जो है ना बहुत पावरफुल इमेजरी प्रस्तुत करता है। और कौन सी इमेजरी प्रस्तुत करता है? एंड लिटरेरी एल्यूजन्स टू रिवील प्योरफ्रोक्स इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस। और जो है ये जो पावरफुल ये इलियट यूज करता है, देखिए इस पोएम की थीम को ये समझिए कि एक आदमी है जो इस आर्टिफिशियल दुनिया में अपना प्रेम तलाश कर रहा है, लेकिन वो अपना प्रेम तलाश करने में वो नाकाम है, क्योंकि उसको ये भय है कि जो उसका जो फिगर है कहीं ऐसा ना हो औरतों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाए, और किसी औरत के द्वारा रिजेक्ट, जिसके सामने ये जा करके अपने भावनाओं को बताए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं या जो भी उसकी भावना हो वो बताए, तो कहीं ऐसा ना वो रिजेक्ट कर दे। वो इसी बात को बार बार
दिमाग में सोचता है और फिर उसके बाद उसको ये भी शो करता है, उसको ये भी बताता है कि ये जो दुनिया है ना, ये आर्टिफिशियल, ये दिखावटी दुनिया है। इस पे फिजिकल अपीयरेंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आप स्मार्ट हो, स्मार्ट लोगों को जो है इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ब्यूटीफुल लोगों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो इन सारी चीजों को वो शो कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पे फिर जो है इलियट यूजेस पावरफुल इमेजरी, एक बहुत ही शक्तिशाली कल्पना को प्रस्तुत कर रहा है एंड लिटरेरी एल्यूजन्स, और लिटरेरी एल्यूजन को ये जो कर रहा है, एक एल्यूजन के माने संकेत है, इशारा है, टू रिवील्स, और जो खोलता है प्यूरफ्रूट्स इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस, और वो जो उसकी इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस है, अर्थात उसकी समझ की जो लकवा, उसको लकवाग्रस्त है, उसकी समझ जो लकवाग्रस्त है, उसी को शो कर रहा है। यानी कि वो सोचता कुछ है, समझता कुछ है और वो कहना चाहता है, लेकिन वो पैरालाइज हो जाता है, वो कह नहीं पाता, उसी को ये ओपन कर रहा है। क्यों कि ये मॉडर्न जो दुनिया है, वो मॉडर्न दुनिया से को देखता है, खुद को देखता है, तो वो इंटेलेक्चुअली जो है पैरालिसिस हो जाता है। रेफरेंसेस टू मैकलैंगलो, ये जो माइकलैंगलो ये है, उसको देखिए, माइकलैंगलो जो है क्रिएटिव स्टेबिलिटी की बात करता है और उसी को यहाँ पे ये लाया गया है। एक रेंज ऑफ आर्टिस्टिक एरेनाज है, ये क्षेत्र है जहाँ पे आर्टिस्ट की बात की जाती है, आर्टिस्टिक लोग होते हैं, उसी की बात है। ये एक वर्ड है, ये यहाँ पे आया हुआ है। हैमलेट की बात करता है एंड बिब्लिकल फिगर्स की बात करता है। हाईलाइट हिज अवेयरनेस ऑफ ग्रेटनेस व्हाइल एम्फेसाइजिंग हिज ओन इन एडवोकेसी। ये क्या करता है कि वो इसमें जो है बहुत सी चीज़ों की बात की जाती है कि एक आर्टिस्टिक क्षेत्र है, उसकी बात की जाती है, हैमलेट की बात की जाती है, बिब्लिकल फिगर की बात की जाती है, जो बाइबल में जो फिगर्स दिए गए हैं वो बहुत सुंदर है, उसकी बात की जाती है। और हाईलाइट्स हिज अवेयरनेस, और वो हाईलाइट करता है उसकी अवेयरनेस को, ऑफ ग्रेटनेस, उसकी महानता को, व्हाइल एम्फसाइजिंग, जबकि वो इसको भी जोर देता है, हिज ओन इन एडवोकेसी, उनकी एडवोकेसी को भी वो शो कर रहा है। और देखिए आगे बात जो आती है, प्यूरफ्रोक कंपेयर्स हिमसेल्फ, यहाँ पे है प्यूरफ्रोक जो कंपेयर्स हिमसेल्फ नॉट टू हीरोइक फिगर, वो अपने को कंपेयर करता है कि मेरे अंदर तो कोई ऐसी हीरोइक विशेषता नहीं है, तो वो उसी से वो कंपेयर करता है। बट टू माइनर कैरेक्टर्स, लेकिन जो है माइनर कैरेक्टर से है वो, अंडर स्कोरिंग हिज लैक ऑफ पर्पस, और वो जो है पर्पस को भी वो अंडर स्कोर करता है, जो उसका पर्पस है, जो उसका उद्देश्य है, उसको भी वो अंडर स्कोर करता है, अर्थात जो है वो कमी को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए, The poem also explores time as a burden rather than an opportunity. वो टाइम को, समय को एक बर्डन के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। जो इलियट जो है यहाँ पर टाइम को बर्डन के फॉर्म में ये कर रहा है, rather than opportunity, वो वक्त को अपॉर्चुनिटी नहीं समझता है, बल्कि वो उसे बर्डन समझता है। Instead of inspiring action, time encourages delay and indecision. ये उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ला करके रख देता है, बहुत सी बातों को ला करके उसके ऊपर थोप देता है, जिसमें ये होता है कि जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ से, इंस्टीड ऑफ इंस्पायरिंग एक्शन, वो इंस्टीड ऑफ इंस्पायरिंग एक्शन, वो एक्शन लेने के बजाय टाइम इनकरेज, उसको जो समय जो है ना एनकरेज करता है, किस चीज के लिए एनकरेज करता है, डिले एंड इनडिसीजन, उसके अंदर इनडिसीजन आता है, अर्थात जो उसके अंदर डिसीजन नहीं है, डिसीजन लेने का पावर नहीं है कि क्या मैं फैसला, जो उसके अंदर फैसला लेने की कमी है, वो एट टाइम पर फैसला नहीं ले पाता, उसी को इसमें शो कर रहा है। आगे देखिए, प्यूरफ्रोक्स फियर ऑफ चेंज ट्रैप्स हिम इन अ रिपीटेटिव थॉट्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जब वो प्यूरफ्रोक जो है क्या फियर है, वो चेंज ट्रैप्स, वो फंस जाता है किसमें, हिम, अपने आप को फंसा देता है किसमें, इन रिपीटेटिव थॉट्स, बार बार एक ही थॉट उसके अंदर आता है कि मैं वीक हूं, मैं कमजोर हूं, यही चीज उसके अंदर आती है। हिज इमेजिन्ड कन्फेशन डिसॉल्व बिफोर बिकमिंग रियलिटी, और उसकी इमेजिन जो कन्फेशन है, स्वीकारोक्ति है, वो डिसॉल्व हो जाती है बिफोर बिकमिंग रियलिटी, वास्तविकता में से बदलने में से पहले ही वो डिसॉल्व हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इन द क्लोजिंग सेक्शन प्यूरफ्रोक रिट्रीट्स
क्लोजिंग सेक्शन में जो प्योर फ्रोग जो है क्या करता है, रिपीट्स करता है इनटू अ फैंटेसी, एक फैंटेसी फॉर्म में वो आता है। और क्या कहता है, इमेजिन वो करता है हिमसेल्फ अमंग मरमेड्स, वो मरमेड्स के बीच में अपने को ये करता है, मरमेड्स कहते हैं जलपरी को, वो एक ऐसी जो है सीधे सीधे जान लीजिए सुंदर महिला यहाँ पर है, मरमेड कहते हैं जलपरी को, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो सुंदर महिलाओं के बीच में इमेजिन करता है अमंग द मरमेड्स। और क्या है, किस तरीके से, सिंबल ऑफ अनअटेनेबल ब्यूटी एंड एस्केप, वो अनअटेनेबल ऐसी सुंदरता जिसको नायाब है, अनअटेनेबल है जिसको किसी ने देखा ना हो, ऐसी ब्यूटी के बारे में वो अपने आप को सिंबलाइज करता है, एंड एस्केप और उनसे बचता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि हाउएवर इवन दिस फैंटेसी, इस कल्पना में कोलैप्सेस, और ये भी जो है कल्पना उसकी कोलैप्स कर जाती है, बिखर जाती है, एंड रियलिटी रिटर्न हार्शली, और फिर उसके बाद वास्तविकता उसके ऊपर हावी हो जाती है। जो उसके अंदर एक वास्तविक थॉट्स है, जो इंटेलेक्चुअल पैरेललिज्म है, वो उसके ऊपर फिर जो है हावी हो जाती है। रियलिटी रिटर्न्स वो आती है और बहुत ही हार्शली आती है, बहुत ही मुश्किल फॉर्म में उसके सामने आती है। आगे देखिए क्या कहता है, द पोएम एंड्स विद द प्योर ड्राइंग मेटाफोरिकली ओवर हेल्म्ड बाय द मॉडर्न वर्ल्ड। अब क्या है कि अब जो प्योर जो है ना, वो ड्राइंग डूब जाता है मेटाफोरिकली, मेटाफर के रूप में, किसमें, ओवर हेल्म्ड, व्याकुल, बाय द मॉडर्न वर्ल्ड, इस मॉडर्न वर्ल्ड में वो व्याकुल होकर के, परेशान होकर के इसी मॉडर्न वर्ल्ड में डूब जाता है। आगे देखिए क्या कहता है, इलियट पोर्ट्रेज मॉडर्न लाइफ, इसमें जो है ये देखिए इस पोएम के अंत में मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि इलियट जो ये कह रहा है कि इस मॉडर्न लाइफ में एक सामान्य मानसिकता वाला व्यक्ति कैसे सरवाइव करता है, उसी का पूरा वर्णन है कि वो किस तरीके से सरवाइव करता है। तो इलियट पोर्ट्रेज मॉडर्न लाइफ एज ए स्पिरिचुअल एम्प्टी, वो एक आध्यात्मिक जो है एम्प्टीनेस है उसके अंदर, एंड इमोशनली फ्रेगमेंटेड है, वो इमोशनली जो है फ्रेगमेंट है अर्थात विखंडित है, बटा हुआ है। और प्योरफ्लोक्स फ्लोर जो है, टू एक्ट इज नॉट मेयरली पर्सनल, ये एक पर्सनल नहीं है, बट सिंबॉलिक ऑफ एन इंटायर जनरेशंस डिसइल्यूजनमेंट। ये जो है ना, ये सारी चीजें, ये सारे लोगों के अंदर ये निराशा है। ये जो आज की आधुनिक दुनिया है, इस मॉडर्न दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मॉडर्न लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन जो है अपने आप की जो लोग थोड़ा सा अपने बारे में सोचते हैं, अपने कल्चर के बारे में सोचते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं, और इसी चीज को एक जनरेशन की डिसइल्यूजनमेंट और निराशा को प्रस्तुत कर रहा है टी.एस. इलियट। आगे देखिए, द पोएम एक्सपोज द ट्रेजेडी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, ये जो है ये एक्सपोज कर रही है सेल्फ अवेयरनेस की, विदाउट करेज, कि उनके अंदर साहस नहीं है। जो आधुनिक दुनिया के लोग हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने, उनका खुद का साहस नहीं है, उनके अंदर साहस की कमी हो गई है, क्योंकि कुछ लोग चकाचौंध दुनिया में डूबे हुए हैं, और कुछ लोग चकाचौंध दुनिया से दूर हैं और वो परेशानी का जीवन जी रहे हैं। थ्रू इनोवेशन, वो इनोवेटिव अर्थात जो है रिसर्च के आधार पर वो कह रहा है, वो कौन सी चीज बात कर रहा है कि एक जो ऐसी है इनोवेटिव फॉर्म, एक इनोवेटिव फॉर्म में वो प्रस्तुत कर रहा है, एंड लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। इलियट कैप्चर्स द एंजाइटी, वो एक इनोवेटिव भाषा का प्रयोग कर रहा है और वो कैप्चर कर ले रहा है एंजाइटी को, चिंता को, एलाइनेशन, विखंडन को, एंड मोरल अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को ऑफ द मॉडर्न एग्जिस्टेंस। इस मॉडर्न एग्जिस्टेंस में, मॉडर्न जो उपस्थिति है, उसमें इन सारी चीजों को वो प्रस्तुत कर रहा है। मेकिंग प्रूफ्रोक को बता रहा है एंड इंड्योरिंग सिंबल, और उसे जो है सिंबल बता रहा है ऑफ 20th सेंचुरी साइकोलॉजिकल डिस्पेयर, वो उसे एक 20वीं शताब्दी का एक साइकोलॉजिकल डिस्पेयर उसे बता रहा है, उसे एक निराशा बता रहा है, और क्या कह रहा है, एंड कल्चरल डिसइंटीग्रेशन बता रहा है उसको,
और जो है विखंडन बता रहा है उसको कि ये एक जो है डिसइंटीग्रेशन है इन मॉडर्न सोसाइटी। इस मॉडर्न सोसाइटी में वो डिसइंटीग्रेशन है अर्थात विखंडित है, वो विघटन उसका हो चुका है, उसी को ये शो कर रहा है इस पोएम में। इसका हिंदी भी मैंने दे दिया है, सभी का मैं हिंदी देता हूं तो इसका भी हिंदी है, जैसा देख लीजिए आराम से हिंदी भी, जहां पे नहीं समझ में आया वहां हिंदी देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड ना होइएगा। वीडियो को पास करके देख लीजिए क्योंकि बहुत ये नहीं, बहुत तेज आप पढ़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि पहले हुआ था, क्वेश्चन आपको करना है और ये क्वेश्चन देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट टी.एस. इलियट एज अ पोएट, अर्थात इलियट के बारे में आपको लिखना है और फिर उसके बाद आराम से देखिए। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन इलियट्स पोएटिक स्टाइल। पोएटिक स्टाइल पर एक आपको नोट लिखना है। इसमें भी देखिए छोटे छोटे मैंने इसमें पार्ट बांट दिए हैं क्योंकि इलियट पे सवाल बहुत ज्यादा आता है। इलियट के बारे में यह होता है कि ये बहुत ही टफ पोएट है, आपने समझा भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन इसको बार बार आपको अध्ययन करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। एक एक पार्ट को मैंने इसमें दिया है और उसको कलर कर दिया ताकि आप इसको देखते रहें, समझते रहें, आपके अंदर कोई परेशानी ना आए। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डज पुरफोक कंपेयर हिमसेल्फ विद द प्रिंस हैमलेट एंड द पोलोनियस। कैसे हैमलेट से और पोलोनियस से अपने आप को कंपेयर करता है, इसका वर्णन है, इसको भी मैंने बताया था। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है, चौथा क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज पुरफोक फियर टू द प्रपोज द लेडी एंड व्हाई डज ही फील सॉरी। वो क्यों फील जो है अपने को शर्मिंदा महसूस करता है, इसके बारे में वर्णन करना है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द आर्ट ऑफ मैक्लोंगियो प्रेज। ये जो मैक्लोंगियो को जो प्रेज किया गया था बाय द वीमेन इन द पोएम, ये उसका वर्णन करना है। मैंने बताया था कि वो कौन है, उसके बारे में भी मैंने बता दिया था। आगे एक क्वेश्चन है, क्योंकि टी.एस. इलियट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने एक ये क्वेश्चन क्रिएट किया है कि हाउ डज पुरफोक रियलिस्टिक सेल्फ परसुएड्स हिम व्हेन ही इंटेंड्स टू प्रपोज टू हिज बिलीवेड। जब वो अपने बिलीवेड को प्रपोज करना चाहता है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, क्या वो सोचता है, इसका वर्णन करना है। इसको भी आप देख लीजिए, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक शानदार क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एंटी लव इन द पोएम। एंटी लव के बारे में बात करना है कि एंटी लव क्या होता है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन थे। इस तरीके के वीडियोस पाने के लिए लीड लैंग्वेज बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।